हेलो दोस्तों, आज है 4 सितंबर। तो आज हम बात करेंगे 4 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य विधानसभा द्वारा एंटी रेप बिल पास किया गया? तो आपको बता दें कि अभी हाल ही में पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा एंटी रेप बिल पास किया गया। जो यह एंटी रेप बिल है, इसको नाम दिया गया है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल 2024। यह एंटी रेप बिल का नाम दिया गया है। बता दें कि जो यह एंटी रेप बिल लाया गया है पश्चिम बंगाल विधानसभा के द्वारा, तो इसमें प्रावधान क्या क्या है, प्रावधान देख लेते हैं। जो पहला प्रावधान है, तो पहला प्रावधान यह है कि जो रेप केस है उसकी 36 दिनों में जांच अनिवार्य रूप से हो जाएगी। दूसरा प्रावधान ये है कि जो पीड़ित होगा वो कोमा में जाने या मौत होने पर जो दोषी होगा उसको 10 दिनों में फांसी दिए जाने की सजा का प्रावधान है। 10 दिनों में फांसी दिए जाने का प्रावधान है। आपको बता दें कि जो रेप या गैंग रेप के दोषियों को पेरोल के तौर पर जो उम्र कैद की सजा के रूप में जो उनको रिहाई मिलती थी, तो वो बिना पेरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। बिना पेरोल के उम्र कैद की सजा का प्रावधान किया गया है। और एक ये भी प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक जिले में अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। अपराजिता टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। और जो ये अपराजिता टास्क फोर्स है, इसकी जो नेतृत्व करेंगे वो डीएसपी लेवल का जो अधिकारी होगा वह इसका नेतृत्व करेगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने हाल ही में एंटी रेप बिल पास किया है। आपको बता दें कि जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं कि जो एंटी रेप बिल है इसका नाम क्या दिया गया है, तो नाम है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक बिल। और जिसके प्रावधान ये है कि 36 दिनों में मामले की जांच पूरी की जाएगी और 10 दिनों में दोषी को फांसी की सजा दी जाएगी। और जो दोषी होगा उसे बिना पैरोल के उम्र कैद की सजा सुनाई जाएगी। और साथ में एक अपराजिता टास्क फोर्स का गठन भी किया जाएगा। जो इसके अन्य विकल्प हैं इनको देख लेते हैं। उत्तराखंड में अभी हाल ही में एक अभियान चलाया गया था जिसका नाम है पिरूल लाओ पैसे पाओ। पिरूल लाओ पैसे पाओ अभियान। ये भी ध्यान रखना है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश का एक जिला है वाराणसी, तो वहां पर किसान सम्मान सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। और हिमाचल प्रदेश में अभी हाल ही में एक मेला है बहुत फेमस जिसका नाम है ठिरसू मेला। तो ठिरसू मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया था। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने 13वें विधि आयोग का गठन किया है। इसका कार्यकाल कितने वर्ष होगा? तो बात कर लेते हैं विधि आयोग के बारे में डिटेल में। तो जो 23वां विधि आयोग है, ये 23वां विधि आयोग, अभी इसकी हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने इसके गठन की मंजूरी दी। अब आपको बता दें कि जो ये विधि आयोग होता है इसका जो कार्यकाल होता है, ये इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो जो ये 3 वर्ष है, तो वर्तमान में कितने वर्षों तक इसका कार्यकाल रहेगा? तो आपको बता दें 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त
2027 तक इसका कार्यकाल रहेगा। आपको बता दें कि अभी हाल ही में 31 अगस्त 2024 को 22वें विधि आयोग के का कार्यकाल समाप्त हुआ है। और जो 23वां विधि आयोग है, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होगा और इसमें 4 पूर्णकालिक इसके सदस्य होंगे। तो इसमें कुल जो मेंबर हो जाएंगे 5। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 23वें विधि आयोग में कितने सदस्य हैं, तो 5 होंगे। ये पूर्णकालिक सदस्य हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य ये होता है कि जो जटिल कानून होते हैं उन मामलों पर सरकार को सलाह देते हैं। तो ये जो निकाय है या जो आयोग है, ये सलाहकारी निकाय है। आपको बता दें कि जो विधि आयोग है इसका शुरुआत कब हुआ था? तो भारत में जो पहला विधि आयोग है उसकी शुरुआत हुई थी 1955 में। 1955 में ही पहले विधि आयोग का गठन किया गया था। अब तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। विधि आयोग का कार्यकाल जो होता है वो होता है 3 वर्ष। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस कब मनाया जाता है? तो जो यह गगनचुंबी इमारत दिवस है प्रतिवर्ष 3 सितंबर को मनाया जाता है। दुनिया की जो पहली गगनचुंबी इमारत है वह 1885 में शिकागो में बनाई गई थी। 1885 में शिकागो में यह दुनिया की पहली गगनचुंबी इमारत है। और जो विश्व की सबसे ऊंची इमारत है वो है बुर्ज खलीफा। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब बात कर लेते हैं अन्य विकल्पों पर। जो 2 सितंबर है, 2 सितंबर को मनाते हैं विश्व नारियल दिवस। विश्व नारियल दिवस मनाते हैं 2 सितंबर को। और 5 सितंबर को मनाते हैं शिक्षक दिवस। और 8 सितंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस ये मनाते हैं 8 सितंबर को। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारत ने सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो किया है सऊदी अरब के साथ। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सऊदी अरब। आपको बता दें कि अभी हाल ही में भारत की ओर से जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, शॉर्ट में CAG, और सऊदी अरब की ओर से जो जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट के अध्यक्ष हैं, जनरल कोर्ट ऑफ ऑडिट, इनके जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है डॉक्टर हुसैन अल अंगारी। और जो भारत के CAG हैं वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। इनके बीच एक अभी समझौता ज्ञापन या MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किए गए हैं। हस्ताक्षर करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र के लेखा परीक्षा में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने की बात की गई है। जो सऊदी अरब है इसकी राजधानी रियाद है, यहीं पर यह समझौता किया गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो आपको बता दें कि जो वर्ल्ड बैंक है इसने हाल ही में जो भारत की GDP है वित्त वर्ष 2024 के लिए 7% बताई है। लेकिन इससे पहले विश्व बैंक ने इसकी GDP 6.6% बताई थी। तो वर्तमान में जो विश्व बैंक ने डेटा दिया है उसमें भारत की GDP 7% बताई है। तो वहां सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7%। आपको बता दें कि अभी हाल ही में मूडीज ने भी भारत की संशोधित GDP दर
का अनुमान बताया है, तो उसने बताया है 7.2%। पहले उसने 6.8% बताया था, अब बताया 7.2%। ये है मूडीज के अनुसार, जो मूडीज रेटिंग एजेंसी है इसके अनुसार जो ये 7% है, ये है वर्ल्ड बैंक के हिसाब से। तो ये हमें ध्यान रखना है, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में कृषि से जुड़ी 7 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इनमें से एक डिजिटल कृषि मिशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो जो जितनी 7 परियोजनाएं की मंजूरी दी गई है, इन सभी परियोजनाओं की बात करेंगे और इन सभी परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में मिलाने के लिए क्वेश्चन बहुत आते हैं कि कौन सी योजना के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है। तो पहले बात कर लेते हैं कि जो ये 7 परियोजनाएं हैं, ये 7 परियोजनाओं के लिए जो कुल बजट दिया गया है वह दिया गया है 13,966 करोड़ रुपए। इतने करोड़ की कुल 7 परियोजनाएं, जो ये परियोजनाएं हैं, ये सारी परियोजनाएं कृषि से संबंधित हैं। तो इनके नाम लिख देते हैं। पहला है डिजिटल कृषि मिशन, डिजिटल कृषि मिशन, और इस मिशन के लिए जो राशि आवंटित की गई है वो है 2817 करोड़ रुपए। जो अन्य है वो है फसल विज्ञान, इसके लिए 3979 करोड़ रुपए, 79 करोड़ रुपए। अगला है कृषि शिक्षा प्रबंधन, कृषि शिक्षा प्रबंधन, इसके लिए जो अमाउंट आवंटित किया गया है वह है 2291 करोड़। जो अन्य है बागवानी विकास के लिए, बागवानी विकास के लिए 860 करोड़ रुपए। और जो पशुधन, अब स्पेस नहीं लिख देता हूं, बोल देता हूं, पशुधन स्वास्थ्य एवं उत्पादन के लिए 1702 करोड़ रुपए। और जो कृषि विज्ञान केंद्र समृद्ध है उसके लिए 1202 करोड़ रुपए। और जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन है उसके लिए 1115 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2817 करोड़ रुपए जो डिजिटल कृषि मिशन के लिए आवंटित किए गए हैं। इसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो 13,966 करोड़ रुपए की 7 परियोजनाएं आवंटित की गई हैं, इनमें से ऐसी कौन सी योजना है जिसके लिए सर्वाधिक आवंटन किया गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा फसल विज्ञान, 3979 करोड़ रुपए की बात की गई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। हाल ही में वरुण सैन्य अभ्यास का 22वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो आपको बता दें कि जो ये वरुण सैन्य अभ्यास है, इसका अभी हाल ही में जो 22वां संस्करण है इसका आयोजन फ्रांस में किया गया है, फ्रांस में किया गया है। और यह जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजित किया जाता है। तो भारत की ओर से इसमें कौन कौन से विमान भाग लेंगे? तो जो भारतीय नौसेना का एक विमान है P-8I, और जो INS तबर है, INS तबर, इस सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए फ्रांस पहुंच चुके हैं। और यह इस अभ्यास का जो पहली बार आयोजन किया गया था वह किया गया था 1993, और वरुण सैन्य अभ्यास का नाम जो पड़ा वो 2001 में वरुण सैन्य अभ्यास का नाम पड़ा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रांस में वरुण सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों की समस्या के समाधान हेतु किसकी अध्यक्षता में
उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो आपको बता दें, इस समिति का गठन नवाब सिंह की अध्यक्षता में किया गया है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो अन्य विकल्प है इनकी बात कर लेते हैं। जो नईमा खातून है, ये अभी हाल ही में AMU की पहली महिला कुलपति बनी है, पहली महिला कुलपति बनी है। और जो मोहन चरण मांझी हैं, ये उड़ीसा के अभी हाल ही में CM बने हैं। और जो पेमा खांडू हैं, ये अरुणाचल प्रदेश के CM बने हैं। हमें इतनी बातें ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने किस देश में अपना नया परिसर खोला है? तो IIT दिल्ली ने अपना हाल ही में अबू धाबी में अपना नया परिसर खोला है। जो अबू धाबी है, ये UAE की राजधानी है, UAE की राजधानी है। जो UAE की मुद्रा है वो दिरहम है, दिरहम इसकी मुद्रा है। जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं उनका नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और अभी आपको बता दें कि जो विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की शुरुआत हुई थी, विश्व की पहली हवाई टैक्सी सेवा की जो शुरुआत हुई थी, तो यही UAE में एक शहर है जिसका नाम है दुबई। तो ये दुबई में इसकी शुरुआत की गई थी। अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस राज्य के साणंद में एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है? तो यह उत्तर हमारा हो जाएगा गुजरात। गुजरात के साणंद में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए सेमीकंडक्टर संयंत्र को मंजूरी दी है। तो आपको बता दें कि जो यह संयंत्र है ये प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन करेगा। प्रतिदिन 63 लाख चिप का उत्पादन करेगा। और इसके लिए जो निवेश किया गया है उसकी राशि है 3307 करोड़ रुपए। जो सेमीकंडक्टर होता है यह अर्धचालक होता है। चालक और अचालक के बीच में इसकी चालकता होती है। हमें ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, यह मेरी आज की क्लास थी। अगर मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।